स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? बताएंगे जी प्लीज। मैडम। हमारी आवाज नहीं आ रही है। मिनट, इस समय आ रही आवाज अब? जी। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि सर्वत्र विभाषा गो हो। तो सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह अर्थात लोके वेदे च, अर्थात लोक में भी और वैदिक प्रयोगों के अंतर्गत भी क्या होगा। तो इसमें कह रहे हैं एंग अंतस्य, अर्थात एंग अंत में जब होगा। ठीक है, एंग अंत में जब होगा ऐसा जो गो शब्द है ना, ऐसा गो शब्द जिसके अंतिम में ए होगा। ठीक है, तो एंग अंत वाला जो गो शब्द है उसके बाद में यदि अत होगा, हत का मतलब अ, तो वहां प्रकृति भाव विकल्प से दिखाई देता है। ठीक है, और ये पदांत में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं गो अग्रम, है ना। तो देख लो आप लोग, ये जो गो है जमा अग्रम, गो जमा अग्रम। तो इसमें एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, आ रही आवाज अभी? तो इसमें है गो अग्रम, है ना, गो अग्रम। तो यहाँ पर जो गो है ये एक पद है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो गो है, यहाँ गो शब्द जो है ये पदांत है, ये पद वाला है गो शब्द। ठीक है ना, इसमें सुबंत प्रत्यय जो होते हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि गाय का जो गो शब्द का जो रूप होता है गो गौ। हमारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज इस समय? हेलो हेलो हेलो, इस समय आ रही आवाज? जी अभी आ रही है। अभी आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ जो गो शब्द है, तो गो शब्द क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पदांत है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो गो शब्द है ना ये पदांत है, क्योंकि गो शब्द में आम प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, गो जमा आम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आम प्रत्यय कहाँ लगता है? आम प्रत्यय लगता है षष्ठी विभक्ति के अंत में, है ना। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आम प्रत्यय लगता है, गस ओस आम। तो आम प्रत्यय वाला ये गो शब्द है, आम का फिर बाद में लुक हो गया है। तो गाय का गो अग्रम मतलब गाय का अग्रभाग। ठीक है, तो गो क्या है, एक पदांत है, और गो शब्द के अंतिम में ये ओ प्राप्त हो रहा है। ओ का मतलब ये एंगंत भी है, तो एंग अंतिम में है गो शब्द। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इसके बाद वाले पक्ष में हमें अ होना चाहिए, है ना। अति अर्थात बाद में अ परे होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, विकल्प से यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा, है ना। प्रकृति भाव का मतलब क्या होता है, जो शब्द जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जैसी उसकी प्रकृति, प्रकृति अर्थात जैसा वह मूल रूप में था वैसे ही लिखा जाएगा। तो गो और अग्रम ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है,
और एक बार कह रहे हैं कि एक बार इनको क्या हो जाएगा, विकल्प से प्रकृति भाव होगा, और एक बार विकल्प से इसमें संधि हो जाएगी। संधि कौन सी होगी, जो पूर्व में हुई थी, पूर्व रूप संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि जो है वो हो जाएगी। तो ये जो अ है, ये अ इसी में जाकर के ओ में मिल जाएगा। ठीक है, तो गोग्रम ऐसा लिखा जाएगा। और यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है, इसी को प्रकट करने के लिए यहाँ पर जो अवग्रह का सिंबल है ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो सर्वत्र विभाषा गोः, इस सूत्र को आप सभी ने समझा कि वैदिक प्रयोगों में हो या लौकिक प्रयोगों में हो, गो शब्द पहले होगा और गो शब्द पदांत वाला होगा। तो उसके बाद में यदि अपरे होगा तो वहां एक बार प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात संधि कार्य नहीं होगा। जो शब्द जैसा है वैसा ही हमें दिखाई देगा, और एक बार इसमें संधि कार्य हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहे हैं कि इस सूत्र में या इस वृत्ति में आपने एंग अंत में क्यों कहा, एंग अंतस्य किम, अर्थात आपने एंग अंत में क्यों कहा। तो इसमें इसलिए कह रहे हैं, एंग अंत में क्यों कहा, तो इसी के उत्तर में ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एंग अंत में हमने इसलिए कहा क्योंकि एक एग्जाम्पल ऐसा भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चित्र गु जमा अग्रम। ठीक है, चित्र गु जमा अग्रम, कहाँ गया, एक मिनट, चित्र गु जमा अग्रम। तो यहां पर अगर हम लोग गो शब्द अंतिम में, मतलब ए और ओ ही केवल अंत में होना चाहिए, अगर हम ये कंडीशन नहीं लिखते तो फिर ये जो चित्रगु जमा अग्रम है ना, तो यहाँ जो है गुण संधि प्राप्त हो रही है। ठीक है, चित्रगु जमा अग्रम, आद गुणा से गुण कर देंगे तो ऊ के स्थान पर, नहीं, ई को यणची करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ई को यणची से यहाँ पर ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, तो चित्रग्वग्रम ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमने एंग अंत में इसीलिए नियम लगाया, क्योंकि एंग अगर हम लोग अंत में नहीं लिखते, एंग का मतलब क्या होता है, ए या ओ, यदि हम अंत में डिसाइड नहीं करते, फिक्स नहीं करते, तो आप गो शब्द को कहीं भी देख करके आप उसमें इसी वाली संधि को कर देते। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका प्रयोग होने से एक अनिष्ट शब्द की सिद्धि न होने लगे, इसीलिए इसमें कहा गया कि गो शब्द होना चाहिए, और गो शब्द भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंतिम में ए या ओ हो। ठीक है, तो ऐसे ही गो शब्द के साथ में अ परे होने पर हम इसमें ये सर्वत्र विभाषा गोहो लगाएंगे। तो एक बार संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव हो जाएगा, और एक बार पूर्व रूप संधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है जी, अब आगे कहा कि पदांते किम, है ना, आपने पद के अंतिम में ही होना चाहिए। पद के अंतिम में मतलब पद वाला ही भाग होना चाहिए। पद का मतलब क्या होता है, सुप प्रत्यय उसके अंतिम में लगे होने चाहिए, ऐसा क्यों बोला। ठीक है, वृत्तिकार अपने आप से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि पद के अंतिम में ही गो शब्द होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा आपने। ठीक है, तो इसके लिए भी ये बता रहे हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, गो हो। ठीक है, गो हो, तो गो में क्या है, इसी प्रकार से हम सभी देखते हैं, गो हो, गो हो जो ये पद है, तो ये जो है ना, गो जो ये रूप है, ये षष्ठी विभक्ति वाला है। षष्ठी विभक्ति में गस प्रत्यय आता है। ठीक है, गस ओस आम आप सभी को पता होगा, सु औजस अम औट शस, टाभ्याम भिस केम्भ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस और गस ओस आम। तो ये जो गस प्राप्त होता है षष्ठी में, तो ग का लोप होकर के केवल अस प्राप्त होता है हमें। ठीक है, अस शेष बचता है। ठीक है, केवल अस शेष बचता है। तो यहाँ भी गो शब्द प्राप्त हो गया और आगे अ प्राप्त हो गया, तो आप इसमें भी इसी सूत्र को आप अप्लाई कर सकते थे कि ए या ओ बाद में होना चाहिए और दूसरी तरफ अ परे होना चाहिए। तो हम इन दोनों में एक बार संधि कर देंगे और एक बार प्रकृति भाव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने पदांत कहा। पदांत क्यों कहा, कि इसमें सुप प्रत्यय पहले से ही होना चाहिए। तो ये जो गो शब्द है ना, ये एक मूल प्रातिपदिक है। ठीक है, इसमें
सुप प्रत्यय नहीं लगा हुआ है अभी, तो बिना सुप प्रत्यय के लगे हुए हम इसमें किसी भी प्रकार के से इस संधि को लागू नहीं कर सकते। इसीलिए पदांत गो शब्द ही होना चाहिए। ये जो गो जमा अग्रम था, तो यहाँ पर संधि इसीलिए हो पाई क्योंकि गो शब्द में क्या था, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का जो आम प्रत्यय होता है ना, वो जुड़ा हुआ है। भले ही बाद में आम प्रत्यय का लोप हो गया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गो शब्द जो है ये बिल्कुल मूल शब्द है। इसमें किसी भी प्रकार का ये जो सुबंत प्रत्यय है नहीं लगा हुआ है, इसीलिए गो जमा अस, यहाँ पर जो ये गोह बना, तो इसमें ये वाली संधि नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर इसको विसर्ग होकर के पूर्व रूप इत्यादि करके बस ये सामान्य रूप से बन गया। ठीक है, तो समझ गए आप सभी पदांत में क्यों कहना पड़ा, क्योंकि पदांत में अगर ये नहीं कहते तो आप यहाँ पर भी दो दो रूप सिद्ध कर लेते। एक जगह करते गो हो और एक जगह गो अस, ऐसा बना देते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ इन्होंने पदांत कहा कि पदांत वाला ही गो शब्द होना चाहिए और एंग अंत में होना चाहिए। तो फिर वहां विकल्प से, ठीक है, विकल्प से एक बार प्रकृति भाव हो जाएगा और एक बार इसमें पूर्व रूप संधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वंदना जी आपको स्पष्ट हो गया? वंदना जी, अनुपमा जी, आप जी। दोनों को? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे के ये दो सूत्र हैं और दोनों को पढ़ने से पहले तीसरे वाले को पढ़ेंगे, है ना। यह हने कालशित सर्वस्य और गिच्च, इससे पहले इस वाले सूत्र को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक सूत्र है हवंग स्फोटायनस्य, है ना, एक सूत्र है हवंग स्फोटायनस्य। तो ये क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि पदांते, है ना, मतलब पद के अंतिम में जो एंग अंत वाला जो गो शब्द है ना, पद के अंतिम में जो एंग अंत वाला जो गो शब्द है, ऐसा वाला जो गो शब्द है, तो इसके गो शब्द के बाद में यदि अच होगा, अची मतलब अच परे होगा, कोई भी अपरे होगा, तो फिर क्या कह रहे हैं कि इसको हवंग आदेश होगा है। ये जो गो है ना, तो इस गो को ही अवंग आदेश हो जाएगा। ठीक है, गो को अवंग आदेश हो जाएगा, है ना। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि पद के अंतिम में विद्यमान, मतलब ये जो गो है, ये गो एक पदांत होना चाहिए। इसमें जो सुबंत प्रत्यय होते हैं 21, तो कोई ना कोई प्रत्यय इसमें लगा हुआ होना चाहिए। तो इस गो शब्द को हवंग आदेश हो जाएगा। गो शब्द के स्थान पर, इस पूरे गो शब्द के स्थान पर ये पूरा अवंग आदेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र ने बस इतनी बात कही कि गो शब्द के स्थान पर हमें अवंग आदेश कर देना है यदि गो शब्द के बाद में अच परे होगा तो। अब इसमें ये जो है पीछे के दो सूत्र काम करते हैं। पीछे के दो सूत्र क्या करते हैं, क्या कहते हैं? पीछे के दो सूत्र कहते हैं कि हने कालशित सर्वस्य, है ना, हने कालशित सर्वस्य। तो ये सूत्र क्या कहता है, इसी को ध्यान पूर्वक देखना है। इसमें मुख्य रूप से ये है, पहले वाले सूत्र ने कहा कि गो शब्द जो है, गो शब्द के स्थान पर हमें हवंग आदेश कर देना है यदि उसके बाद में अच परे होगा तो। ठीक है, अब आगे जो है ये वाला सूत्र क्या कहता है, हने कालशित सर्वस्य। तो इसमें दो बातें कह रहे हैं कि हने काल मतलब अनेक हल वाला यदि आदेश कोई होता है, ठीक है, तो अनेक हल वाला वो मतलब आदेश होने से क्या मतलब है, तो ये कह रहे हैं कि एक हल का मतलब होता है कोई भी स्वर अथवा व्यंजन। जैसे सबसे पहला प्रत्याहार सूत्र आता है अ ई उण, और सबसे अंतिम आता है हल। ठीक है, हल आता है सबसे अंतिम। तो अ से लेकर के हल तक के अंतर्गत जो है स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक हल का मतलब होता है कोई भी स्वर अथवा कोई भी एक व्यंजन, केवल एक होना चाहिए स्वर अथवा व्यंजन का भाग। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं हने काल मतलब बहुत सारे अल, एक से ज्यादा अल होने चाहिए।
तो ऐसा जो भी आपको आदेश दिखाई देगा। तो ये जो आदेश है इसमें आप देख लो कितने अल हैं। तो सबसे पहला है अ, एक अल, दूसरा है व, है ना, इसमें भी एक अ है, और आगे ग। तो तीन चार इसमें अल प्राप्त हो रहे हैं, अ फिर व फिर अ फिर ग। तो इसमें चार अल प्राप्त हो रहे हैं, तो इसीलिए ये हने काल है। और दूसरा कह रहे हैं कि शित। शित का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई आदेश जिसमें श की इत संज्ञा हुई हो। ठीक है, श की हित संज्ञा होने का क्या मतलब है कि स का लोप हो जाना। ठीक है, तस्य लोप अदर्शनम लोप से स का लोप हुआ हो। तो ये जो हवंग आदेश है ना, तो इसमें शित नहीं है। ठीक है, तो कोई भी हमें एक शर्त हमें प्राप्त हो रही है। पहली वाली जो शर्त है ना कि ये अनेक हल वाला होना चाहिए, तो एक शर्त हमें प्राप्त है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो हमारा आदेश होगा ना, तो ये सर्वस्य, सर्वस्य का मतलब संपूर्ण के स्थान पर ही होगा। तो ये जो गो शब्द था ना, तो इस पूरे गो शब्द के स्थान पर हमें ये आदेश प्राप्त हो रहा था। ठीक है, गो शब्द के स्थान पर ये पूरा का पूरा हमें आदेश, ये सूत्र हमें प्राप्त करा रहा है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि इसकी प्राप्ति होने पर क्या करना है। तो नेक्स्ट एक सूत्र प्राप्त होता है गिच्च। गिच्च, गिच्च सूत्र क्या कहता है कि जहां भी गित होगा, गित मतलब जहां भी ग की इत संज्ञा हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ जो हवंग है ना, तो यहाँ पर ग की हित संज्ञा हो जाती है, केवल अव आदेश ही प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ जो अ है इसकी भी इसका भी लोप हो जाता है, और ग के भी ये मतलब हट जाता है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको गित कहा जाता है। तो जहां भी जिस भी आदेश के अंतर्गत ग की हित संज्ञा हो रही हो, और कह रहे हैं कि हने काल अपि, वह एक से ज्यादा हल वाला होता हुआ भी, अंत्यस्य एव स्यात्, मतलब केवल अंतिम के आदेश पर ही होगा। मतलब गो शब्द में देख लो, गो ये जो शब्द है, तो इसमें दो वर्ण प्राप्त होते हैं, एक तो है ग और एक है ओ की मात्रा, है ना, ग और ग पर ओ की मात्रा। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो हवंग आदेश है, तो इसमें सबसे पहला तो ग की हित संज्ञा हो रही है, इसीलिए ये गित है। तो जो भी गित आदेश होगा वह केवल अंतिम वाले हल के स्थान पर ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गो का जो ओ है ना, तो गो के ओ के स्थान पर ही अव आदेश हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये आदेश हो जाता है। ठीक है, बस ये तीन सूत्रों का आपने इसी चीज को समझना है ध्यान से। ठीक है, सबसे पहला तो क्या कहा था, ये वाला सूत्र कहा था स्फोटायनस्य, मतलब स्फोटायन आचार्य के मत में। ठीक है, स्फोटायन आचार्य के मत में गो शब्द के बाद में यदि आपको अच दिखाई दे, तो गो शब्द के स्थान पर हवंग आदेश करना है। तो अनेक कालसित सर्वस्य ने कहा था कि भाई संपूर्ण के स्थान पर करो, क्योंकि यहाँ जो आदेश है ये अनेक हलों से युक्त है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा सूत्र है गिच्च। तो गिच्च ये कहता है कि भाई भले ही एक से ज्यादा अल इस आदेश में विद्यमान हो, लेकिन ये गित है, इसीलिए केवल इसको अंतिम वाले वर्ण के स्थान पर ही करना है। तो इसीलिए गो का जो ओ है इसी के स्थान पर अव आदेश हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें किस प्रकार से ये काम कर रहा है आदेश, इसको देख लेते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है गवाग्रम। तो गो जमा अग्रम, इस प्रकार से इसका विच्छेद है। ठीक है, गो जमा अग्रम। तो यहाँ आपने देखा कि हवंग स्फोटायनस्य से ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो यहाँ जो है सबसे पहले आप लोग लिख लो यहाँ पर ग केवल यहाँ शेष बचा, और ओ के स्थान पर हो गया अव, है ना, गो के स्थान पर हो गया अव। ठीक है, और उसके बाद बचा अग्रम।
एक मिनट, उसके बाद हो गया यहाँ पर अग्रम, गो जमा अग्रम। तो इसी प्रकार से देख लो, ये जो ग है फिर जा करके इसमें मिल जाएगा, तो ये गव, गव जमा अग्रम ऐसा हो जाएगा। यहाँ जो अ है इसका लोप नहीं होगा, गव जमा अग्रम, और बाद में इसी को अ का सवर्ण दीर्घ से इसको दीर्घ कर लेंगे हम लोग, तो इसी प्रकार से गवाग्रम ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, गवाग्रम ऐसा रूप बन जाता है। और इसको कहा कि विकल्प से होगा ये, ठीक है ना, गो के बाद में अच होने पर विकल्प से ही हवंग आदेश होगा। तो विकल्प से होगा तो एक बार जो है ना इसमें हवंग आदेश नहीं होगा, तो वहां पर पूर्व रूप संधि प्राप्त हो जाएगी। तो पूर्व रूप संधि किससे होती है? एंग पदांता दति से, अर्थात एंग होना चाहिए एक तरफ, ठीक है, तो पूर्व की तरफ हमें यहां पर प्राप्त हो रहा है एंग, और बाद में पदांत भी होना चाहिए। ठीक है, एंग होना चाहिए और पदांत भाग भी होना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें प्राप्त हो रहा है अ, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाती है, जो अ है इसी में जा करके मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसी प्रकार से एक अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो ये तीन सूत्रों को आपने समझा, यहाँ तक का भाग आप सभी को समझ में आ गया? मानसी, आपको समझ में आया ये वाला प्रकरण? हाँ, थोड़ा थोड़ा। पहली बार पढ़ रहे हो ना आप? हाँ। लघु सिद्धांत कौमुदी है आपके पास? हाँ है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। किसकी है, किस लेखक की है? अह, वो देखी नहीं, लेकिन हाँ बुक है मेरे पास, खरीदी है मैंने। गोविंदाचार्य जी की है या सत्यपाल जी की है, किसकी है? आई थिंक सत्यपाल की है। गोविंदाचार्य जी वाली खरीद लेना आप लोग, है ना, मैंने प्रायः बोला है आप सभी को, जिसका स्टार्टिंग होता है उसको समझने में ज़्यादा परिश्रम लगता है, इसीलिए गोविंदाचार्य जी वाली पुस्तक आप लोग रखिए अपने पास। भविष्य आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं? जी भ्राता जी। सारी समाप्त हो गई ना? जी। चलिए, बस 24 तारीख से ना आपकी क्लासेस में रेगुलर कर दूंगा, रोज टेस्ट और रोज क्लासेस। एक अभी एक विद्यार्थी हैं बीएचयू से, तो उनकी परीक्षाएं अभी हो रही हैं, 23 को उनकी अंतिम परीक्षा है, तो 24 से आपका रेगुलर टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दूंगा मैं। थोड़ा ठीक है सा भ्राता जी। गैप हो गया, कुछ मेरे कारण से, कुछ आप लोगों के कारण से, लेकिन 24 से जो है 20 दिन का टाइम हमारे पास होगा, और 20 दिन लगातार टेस्ट, लगातार कक्षाएं होंगी। तो आप लोग तैयारी कर लो, अपना तैयार हो जाओ हर रोज टेस्ट वगैरह के लिए, रिवीजन क्लासेस के लिए। चलिए ठीक है, ठीक है चलते भ्राता हैं हम जी। लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि पदांते किम, अर्थात आपने पद के अंतिम में ही होना चाहिए ऐसा क्यों कहा, है ना, पद के अंतिम में ही होना चाहिए ऐसा क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि पद के अंतिम में हमें कहना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पद के अंतिम में नहीं कहते तो आप ये जो गवि है ना, गवि जो रूप है इसको भी आप सिद्ध कर लेते इसी में। ठीक है, गवि जो रूप है आप इसको भी इसी सूत्र से ही आप सिद्ध कर लेते। तो ये जो गवि है ये रूप कहाँ का है? तो इसको कह रहे हैं कि ये जो गवि रूप बनता है ना, तो ये गो शब्द में गी प्रत्यय करके ये रूप बनता है। गी प्रत्यय कहाँ पर ऐड होता है? गी प्रत्यय सप्तमी विभक्ति के प्रथमा विभक्ति का रूप है, ठीक है ना, गी ओस सुप ऐसे करके लास्ट में बचता है ना, गस ओस आम, गी ओस सुप। तो गी जो प्रत्यय है ये सुबंत प्रत्ययों में सप्तमी विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय है गी। तो एक तरफ गो और एक तरफ गी आया, गी का केवल ई शेष बचता है, तो ई शेष बचने पर यहाँ पर जो है ना गो जो है अभी पद वाला भाग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ कहा था कि पदांत में होगा, तो यहाँ पर इसी को गो शब्द का जो ओ है तो यहाँ पर हवंग आदेश हो जाएगा, लेकिन ये पदांत नहीं है। पदांत तब कहलाएगा जब ये गो जमा ई मिल जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये पदांत नहीं है, इसीलिए इसके स्थान पर गो जमा ई ऐसी स्थिति में एचो यवा यावा से
ओ है और बाद में कोई स्वर प्राप्त है, इसीलिए ओ के स्थान पर हव आदेश हो जाएगा। तो सबसे पहले ग और ओ के स्थान पर हो गया अव आदेश, ठीक है, और बाद में प्राप्त हो गया ई, ठीक है। तो इसको पूरे को आप लोग जोड़ोगे तो गवि ऐसा रूप बन जाता है। गवि अर्थात सप्तमी विभक्ति गो शब्द का रूप है ये, ठीक है, गवि। तो समझ गए पद के अंतिम में क्यों कहा, क्योंकि पद के अंतिम में अगर नहीं कहते तो यहां भी जो है अवंग आदेश हो सकता था, लेकिन यहाँ हमें अवंग आदेश नहीं करना था, इसीलिए यहाँ पर कहा कि गो शब्द के का जो एंग है उसके स्थान पर आप अवंग आदेश कर दोगे, लेकिन तभी करोगे जब वो पदांत में होगा, और जब भी करोगे तो विकल्प से करोगे, ठीक है, विकल्प से। तो एक बार गवाग्रम और एक बार गो अग्रम ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। विकल्प से क्या हो जाएगा, एक बार प्रकृति भाव हो जाएगा, नहीं, एक बार पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ठीक है। एक बार उसको अवंग आदेश करके हक सवर्णे दीर्घ से रूप हो जाएगा गवाग्रम, और एक बार को अग्रम ऐसा रूप बनेगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के सूत्र में कह रहे हैं इंद्रे च। तो इंद्रे च में क्या कह रहे हैं, बड़ा सिंपल सा ये सूत्र है कि गो शब्द है ना, और गो शब्द के बाद में यदि कोई भी इस प्रकार का शब्द हमें दिखाई देगा, हिंद्र शब्द अगर हमें दिखाई देगा तो इसको हवंग आदेश हो जाता है ना, गो को हवंग आदेश हो जाता है। तो यहाँ भी आप सभी को पता ही है कि गो के ओ के स्थान पर ही होगा, तो यहाँ भी गो है, गो के ओ के स्थान पर हो गया अव, तो गो जमा अव, है ना। और आगे बचा ये ऊपर वाला इंद्र, तो इसका रूप कैसे बन जाएगा, गव जमा इंद्र, ठीक है, गव जमा यहाँ पर आ गया इंद्र। और ऐसी स्थिति में जो है आद गुणा से गुण संधि की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर है अ, यहाँ पर है ई, तो इन दोनों को मिला करके ए जो है गुण हो जाता है, तो गवेंद्र ऐसा रूप बन जाता है, ठीक है। तो यही सूत्र था हमारा इंद्रे च, अर्थात गो शब्द के बाद में यदि हिंद्र शब्द परे होगा तो गो के स्थान पर हवंग आदेश की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, जैसे गवेंद्र ऐसा शब्द हमारा सिद्ध होता है, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सूत्र पर। अब एक अलग प्रकरण स्टार्ट हो रहा है, प्रकृति भाव वाला। प्रकृति भाव का मतलब आप सभी ने समझा था कि संधि इत्यादि कार्य का इसमें निषेध हो जाता है, संधि नहीं होती है। तो यही एक प्रकरण स्टार्ट हो रहा है और इसको हमने परिभाषाओं के अंतर्गत भी इसको हमने देखा हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। तो एक सूत्र इसमें कह रहे हैं दूरात धूते च, ठीक है, दूरात धूते च। तो इसमें दो शब्द हैं, दूरात और हूते, ठीक है, दूरात है और हूते है। हूत का मतलब क्या होता है, हूत का मतलब होता है बुलाना, संबोधन करना। तो दूर से हम जब किसी को बुलाते हैं या संबोधन करते हैं ना, ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि दूर से जब आप किसी को संबोधित करते हो, बुलाते हो, तो जो वाक्य होता है ना, उसका जो टी भाग होता है, ठीक है, टी भाग आप सभी को पता ही है, अचोन्त्यादि टी, अर्थात हचों के समुदाय में जो सबसे अंतिम वाला अच होगा वहां से लेकर के उस भाग को हम लोग टी कहते हैं। तो वो जो टी भाग होगा ना उस वाक्य का, उसको हम लोग प्लुत मानेंगे, ठीक है, टी भाग को हम लोग प्लुत मानेंगे। दूर से हम जब किसी को बुलाएंगे तो उसके सबसे सबसे अंतिम वाले भाग को हम लोग जो टी भाग होगा उसी को प्लुत मानेंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट वाले सूत्र में इसका एग्जाम्पल लिखा गया है, एक वाक्य है आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, है ना, हे कृष्ण यहाँ आओ, यहाँ गायें चर रही हैं, गाय चर रही है, ठीक है, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो ये तो हम लोग सामान्य रूप से इसको बोल रहे हैं, लेकिन जब किसी ने बोला होगा दूर कहीं कृष्ण विद्यमान है, ठीक है, कृष्ण नाम का जो बालक है ये दूर है, या हमारे श्री कृष्ण जी को ही मान लो, है ना, तो श्री कृष्ण जी गाय से बड़ा प्रेम करते थे, तो कहीं दूर कुछ खेल रहे होंगे, तो उनकी माता जी उनको पुकार रही होंगी कि
आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो ये जो कृष्ण, कृष्ण का जो हमने एक लंबा उच्चारण किया ना, इसी को कहा गया कि ये जो ण का जो अ भाग है ना, वाक्य का जो टी भाग होगा, टी भाग का मतलब ये जो न का जो अ है, तो इसी अ को प्लुत कहते हैं, प्लुत हो जाएगा। तो ये जो न का अ है, इसी के आगे आप देख रहे होंगे ऐसे 3 लिखा हुआ है। मतलब दूर से आप जब भी किसी को बुलाओगे तो जिस शब्द पर भार पड़ेगा, जिस शब्द का लंबा उच्चारण किया जाएगा, उसी को हम लोग प्लुत मान लेंगे। ठीक है, तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, है ना। आगच्छ रमेश अत्र बालकाः क्रीडन्ति, है ना। आगच्छ कृष्ण अत्र पशवः चरन्ति। सम्यक। तो ऐसे ही दूर से आप जब भी किसी को बुलाओगे तो जिस शब्द के ऊपर भार पड़ेगा, उस शब्द का अंतिम वाला भाग जो है वो प्लुत हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण ऐसा, तो यहाँ पर इसी के आगे 3 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने प्लुत के विषय में बताया कि प्लुत किसे कहते हैं। तो प्लुत कहते हैं जब दूर से आप किसी को भी बुलाओगे तो उसी वाक्य का जो सबसे अंतिम वाला टी भाग होगा, अर्थात सबसे अंतिम वाला अच का समुदाय, उसी की टी संज्ञा हो जाती है, और जो टी भाग होगा उसी को हम लोग प्लुत मान लेंगे। ठीक है, अब प्लुत का इन्होंने क्यों इसमें परिभाषा दिया, तो आगे बता रहे हैं कि प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, अर्थात ये जो प्लुत संज्ञक जो भी वर्ण होंगे, जो भी शब्द होंगे, और जो प्रगृह्य संज्ञक जो भी वर्ण होंगे, शब्द होंगे, तो उनको अच के परे होने पर नित्य ही क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है, तो प्रकृति भाव होने का क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है कि एते मतलब प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक जो वर्ण है, शब्द हैं, ये अच परे होने पर प्रकृत्याः स्युः, अर्थात प्रकृति भाव इनका आदेश हो जाता है। ठीक है, तो प्रकृति भाव होने का मतलब क्या है कि संधि कार्य नहीं होता है। तो यहाँ जो कृष्ण था, कृष्ण क्या था, प्लुत था, तो जो भी प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक होंगे उनको नित्य ही प्रकृति भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण के बाद में अ प्राप्त था ना, कृष्ण का अ, और यहाँ पर हत्र का अ, तो यहाँ पर न प्लस अ में अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ प्लुत हो जाने से क्या हुआ, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, इस सूत्र ने यहाँ संधि कार्य का निषेध कर दिया कि जो शब्द जैसी प्रकृति में दिखाई दे रहा है, जैसा इसका मूल स्वभाव है, मूल रूप है, वैसे ही ये विद्यमान होगा, इसमें संधि कार्य का निषेध हो जाएगा। तो कृष्ण प्लस अत्र में संधि हो रही थी, लेकिन यहाँ संधि नहीं हो सकती क्योंकि इस सूत्र ने मना कर दिया। ठीक है, तो ये यही मतलब यहाँ पर प्रयोजन है कि आपको ये प्लुत को समझाया इन्होंने कि प्लुत किसे कहते हैं। तो प्लुत के लिए बताया कि कृष्ण का जो अ है उसमें ये जो प्लुत है और आगे अत्र है, तो इसमें संधि नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज कहा था कि जो भी प्रगृह्य संज्ञक जो भी शब्द होंगे तो इसमें भी संधि नहीं होगी। ठीक है, प्रगृह्य संज्ञक शब्दों के बाद में भी अगर कोई अच होता है, संधि की प्राप्ति होती है, तब भी इनमें संधि नहीं होगी। तो अब ये प्रगृह्य संज्ञक कौन कौन से शब्द होते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट वाला सूत्र एक बताया इन्होंने, हिदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, हिदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये वाला सूत्र जो है हमने परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत भी इसको पढ़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ईत, ईत का मतलब ई जिसके अंत में हो, है ना, ऊत मतलब दीर्घ ऊ जिसके अंतिम में हो, और कह रहे हैं कि एत, ए जिसके अंतिम में हो। ठीक है, तो ई दीर्घ ऊ और एत जिसके अंतिम में हो, ऐसे जो द्विवचनांत जो रूप होंगे ना, शब्दों के द्विवचन वाले जो रूप होंगे, तो ये प्रगृह्य संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, तो ई जिस शब्द के द्विवचन के रूप के अंतिम में आता हो, दीर्घ ऊकार जिस शब्द के द्विवचन के रूप में आता हो, और एकार जिस शब्द के द्विवचन के रूप में आता हो, तो उनके बाद में यदि कोई भी अच परे होगा, है ना, एते अची, अर्थात इसके बाद में यदि कोई भी स्वर होगा तो इसमें संधि कार्य का निषेध हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हरि जमा एतौ। ठीक है, हरि जमा एतौ, तो ये जो हरि शब्द है ना, एक वचन में बनता है हरि ही। ठीक है,
एक वचन में ऐसे बनता है हरि, द्विवचन में बनता है हरि, और बहुवचन में बनता है हरयः, है ना, हरयः ऐसा रूप बनता है। तो ये जो द्विवचनांत जो था ना, दीर्घ ईकार होना चाहिए और द्विवचन वाला होना चाहिए, और इसके बाद में कोई भी स्वर होगा तो इसमें संधि कार्य का निषेध हो जाएगा, ये प्रगृह्य संज्ञक हो जाएंगे। ठीक है, प्रगृह्य संज्ञक हो जाएंगे, और प्रगृह्य संज्ञक करने का फल आपको ऊपर इन्होंने बता दिया कि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, ये सूत्र इसको प्रकृति भाव कर देता है, मतलब जैसी ये प्रकृति में दिखाई दे रहे हैं वैसे ही इनका प्रयोग होगा, इसमें कोई भी आप हेर फेर नहीं कर सकते। हरि जमा एतौ में संधि प्राप्त थी इको यणची, तो यहाँ पर उसका निषेध हो जाएगा, हरि प्लस एतौ ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसे ही विष्णु शब्द का भी विष्णु, विष्णु, विष्णवः ऐसा रूप बनता है, तो ये द्विवचनांत है और हु अंत में है, और इसके बाद में स्वर है, तो यहां भी संधि होते हुए भी संधि का निषेध हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है ना। आपको ये समझना है कि इनका प्रकृति, इनका इनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। गंगे प्लस अमु, तो गंगा, गंगे, गंगाह, तो गंगे शब्द जो है ये द्विवचनांत है और ए अंतिम में है, इसीलिए इसके बाद में कोई स्वर आएगा तो इनके बीच में संधि कार्य का निषेध हो जाता है, प्रगृह्य संज्ञा इनकी हो जाती है। और प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, ये सूत्र जो है ये संधि कार्य का निषेध कर देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हदसो मात, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हदस शब्द का जो मकारांत जो रूप होता है ना, तो उसके बाद में भी ई या उ आएगा तो वो भी प्रगृह्य संज्ञक कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अस्मात अर्थात हदस शब्द के बाद में परऊ अर्थात बाद में जो ई दूतऊ अर्थात ई या उ इसके अंतिम में आते हों तो वे सभी प्रगृह्य संज्ञक कहलाएंगे। और मात कहा, मात मतलब हदस शब्द के रूप में जहां पर म के अंतिम में ऐसा रूप बनता हो, ई या उ आते हो, हम उन्हीं में केवल प्रगृह्य संज्ञा करेंगे। तो यहां पर देखिए अम्मी, हमी ईशाह, तो ये बहुवचन का रूप है ना, इसका रूप काफी अलग भिन्न प्रकार से इसका रूप चलता है। तो हमी ईशाह अर्थात ये स्वामी लोग हैं, ये सभी ईश अर्थात स्वामी हैं, भगवान हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुवचन का रूप है, तो ये हदस शब्द का ही रूप है, मकार इसके अंतिम में था और मकार के बाद में दीर्घ ईकार प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर भी इसका प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि राम कृष्णा वमु आसाते, है ना, राम कृष्णा वमु आसाते, तो राम कृष्ण अमु आसाते, तो यहां पर है अमु अर्थात ये दोनों, आसाते अर्थात बैठते हैं, है ना, आसाते अर्थात हैं, है ना, आस्ते आसाते, तो हमू अर्थात ये दोनों, आसाते अर्थात हैं, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, तो यहां पर भी हदस शब्द का ही रूप है और मकार इसके अंत में है, मकार के बाद में जो है दीर्घ उकार प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब कहा कि मात किम, आपने म लास्ट में होना चाहिए, ये क्यों कहा, म से परे होने पर ही आपने क्यों कहा, तो कह रहे हैं कि हमुके अत्र अर्थात हदस शब्द का ही एक स्थिति होती है, तो उसमें ऐसा रूप इसका बनता है, अमुके, है ना, ऐसा इसका रूप बनता है, अमुके। ठीक है, और इसके लास्ट में अत्र ऐसा लिखा जाता है, मान लो अगर अत्र ऐसा शब्द कहीं आ गया प्रयोग में, तो मात इसीलिए कहा क्योंकि आप अगर मात को नहीं कहते तो आपको जहां जहां हदस शब्द के रूपों में आपको ई, है ना, या फिर उ या फिर ए आपको दिखाई देता, आप वहां वहां पर जो है प्रगृह्य संज्ञा का विधान कर देते, तो यहां भी जो है हमुके में क्या है, ए है और आगे अ है, तो इसमें भी क्या है, आप उसको प्रगृह्य संज्ञा कर देते, जबकि ऐसा नहीं है, केवल
हदश ये जो शब्द रूप है तो इसके मकार वाले भाग में ही, अर्थात जिस शब्द में म के बाद में ई या उ या ए आएंगे, केवल हम उसी को प्रगृह्य संज्ञा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क के ऊपर ए आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर संधि होगी। यहाँ पर इसका प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगा, अपितु यहाँ पर जो है पूर्व रूप संधि होकर के एंगह पदांता दति से पूर्व रूप हो करके ये जो अ है इसी में जाकर के मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हमुकेत्र ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब नियम है छोटे छोटे, हमने इसको समझा। जो लोग प्रथम बार पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या हो, और जो लोग पीछे की कक्षाओं को देखे नहीं है उनको तो समझ में काफी कम आने के चांसेस हैं। तो आप लोग पीछे के भाग को भी थोड़ा सा पढ़िएगा ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। एक दो सूत्र इसमें और देख लेते हैं, बड़े छोटे छोटे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि चादयो सत्वे, है ना, चादयो सत्वे। तो ये चादयो सत्वे में क्या कह रहे हैं कि ये जो च आदि होते हैं ना, च का मतलब क्या होता है, मानसी बताइए, च का मतलब क्या होता है? और वेरी गुड। तो इसी प्रकार से ना कुछ जो ये च, वा, ह इत्यादि कुछ कुछ प्रयोग होते हैं। च का मतलब होता है और, वा का मतलब होता है अथवा, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, है ना, निश्चय ही। तो इसी प्रकार के ये जो है ना असत्वे, अर्थात सत्व का मतलब होता है द्रव्य। तो जहां ये द्रव्य के अर्थ को नहीं बता रहे हो, अद्रव्य असत्वे, अर्थात ये जहां पर द्रव्य के अर्थ को नहीं बता रहे हो, ऐसे जब च आदि होते हैं ना तो ये निपात हो जाता है, इनकी निपात संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये सभी निपात कहे जाते हैं, है ना। निपात का मतलब होता है कि शब्दों का किसी विशेष अर्थ में, विशेष प्रयोग में इनका निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, तो च आदि को बस आप इतना समझो इस सूत्र का अर्थ कि च, वा, ह इत्यादि जो है ना, च, वा, ही, आ इत्यादि ऐसे ऐसे कुछ होते हैं जो, तो इनको जब ये द्रव्य के अर्थ को नहीं बता रहे होंगे तो वे निपात कहे जाते हैं। ठीक है, और आगे कहा प्रादयः। तो प्रादयः का मतलब आप सभी समझते ही हैं, है ना, प्र, परा, अप, सम, हनु, अव इत्यादि, ये जो 22 उपसर्ग हैं तो ये 22 उपसर्ग भी निपात कहे जाते हैं। एतेपि तथा, मतलब ये सब भी उसी प्रकार से जैसे पीछे कहा था कि ये च आदि भी जब बिना द्रव्य के, है ना, द्रव्य अर्थ को नहीं प्रकट करेंगे तो हम इनको निपात कहेंगे। इसी प्रकार से कहा प्रादयः, अर्थात ये जो प्र आदि हैं ये भी जब, प्र आदि भी जो है जब द्रव्य अर्थ को नहीं प्रकट करेंगे, नहीं बोध कराएंगे तो ये भी निपात कहे जाएंगे। ठीक है, निपात कहने का प्रयोजन क्या बता रहे हैं, तो निपात भी इसीलिए कह रहे हैं ताकि इनकी भी प्रगृह्य संज्ञा कर सके नेक्स्ट वाले सूत्र से। तो कह रहे हैं कि निपात एकाजनांग, है ना, अर्थात ये जो निपात होते हैं ना जो भी, ठीक है, और जितने भी आपको निपात होते हैं जो एक अच वाले हों, ठीक है, एक हच वाले जो भी निपात हों, एक अच का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल एक स्वर हो, है ना, ऐसे निपात जिसमें केवल एक स्वर की प्राप्ति हो रही हो, एक स्वर वाले जो निपात होते हैं तो वे सभी प्रगृह्य संज्ञक कहे जाते हैं। और इसमें कहा कि हनांग, हनांग का मतलब होता है आंग को छोड़ करके। आंग मतलब क्या होता है, आंग मतलब आ को ले करके, लेकिन कहा इसमें अनांग मतलब आ को छोड़ करके। ठीक है, आंग को छोड़ करके, तो आंग को छोड़ करके और जो भी एक स्वर वाले जो भी हमें प्राप्त होंगे ये निपात, तो वे सभी प्रगृह्य संज्ञक कहे जाएंगे। ठीक है, तो एको अच, एक अच वाले जो भी निपात हैं, आंग वर्ज, आंग को छोड़ करके ये सभी प्रगृह्य संज्ञक कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कहा ई जमा इंद्र, तो ये जो ई है ये भी क्या है, निपात है और एक अच वाला है, और इसके बाद में ई है तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है और इसमें संधि कार्य नहीं होता। ऊ जो है एक अच वाला है और निपात है, और बाद में भी ऊ है, तो यहाँ भी अक सवर्णे दीर्घ प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसमें भी
प्रगृह्य संज्ञा होने से संधि कार्य नहीं होगा। ठीक है। और कहा था कि आंग को छोड़ करके, तो आंग को छोड़ करके इसमें क्या कह रहे हैं कि वाक्य स्मरणयोः अंगित, है ना। मतलब जो ये आंग को छोड़ करके ये कहा था, तो इसमें आगे प्रयोग एक दिखाई दे रहा, आ एवं नु मन्यसे, है ना, आ एवं नु मन्यसे। तो ये यहाँ भी जो है एक अच वाला है आ और निपात है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि आंग को छोड़ करके ही हमने प्रयोग किया है। कह रहे हैं कि वाक्य और स्मरण में बिना गित वाले आ का प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें नीचे हो सकता है यहाँ पे लिखा हो, है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये जो गित वाला जो आ होता है, ये जो आ जो होता है ना, ये दो होते हैं, ध्यान रखना। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। एक होता है केवल आ और एक होता है आंग, है ना, दूसरा होता है आंग। दो होते हैं ये निपात। तो ये जो आंग वाला है इसमें ग बाद में है, तो ग की बाद में हित संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है, तो इसको गित कहते हैं, दूसरे वाले को गित कहते हैं। तो इसमें कहा कि गित वाला कौन कौन सा अर्थ होगा, तो कह रहे हैं कि ये ईशत के अर्थ में प्रयोग होगा। ईशत मतलब थोड़ा, क्रिया योगे मतलब क्रिया के साथ में इसका योग भी दिखाई देगा। ठीक है। और कहा कि मर्यादा, मर्यादा के अर्थ में, अभिविधि के अर्थ में भी ये जो गित वाला आ है ना, तो हमें इसको जानना चाहिए कि यहाँ पर गित वाला आ प्रयोग हुआ है। और कह रहे हैं कि वाक्य और स्मरण में जो आ हमें दिखाई देगा, तो ये अंगित वाला दिखाई देगा, अर्थात उसमें गित का प्रयोग नहीं होगा। ये पहला वाला जो आ है ना हमारा, ये वहां पर दिखाई देगा। ठीक है। तो आइए अब ऊपर देखते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिखा गया है, आ एवं नु मन्यसे। आ एवं नु मन्यसे का मतलब क्या होता है, आ एवं नु मन्यसे, अर्थात अब तुम ऐसा मानते हो, ऐसा होता है। ठीक है। आ एवं मतलब इस प्रकार से, नु मतलब निश्चित रूप से, मन्य से मानते हो, है ना। तो अब ऐसा मानते हो, अब तुम ऐसा मानते हो, तो यहाँ क्या है, वाक्य में इसका प्रयोग है। दूसरा है आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, तो यहां भी क्या है, यहां समय का अर्थ यहां पर प्रकट हो रहा है ना। समय का अर्थ कैसे प्रकट, स्मरण का अर्थ प्रकट हो रहा है। वाक्य और स्मरण कैसे प्रकट हो रहा है, तो इस वाक्य का अर्थ है आ एवं किल तत् का, हाँ हाँ ऐसा ही है। आ एवं किल तत्, हाँ ऐसा, किल मतलब निश्चित रूप से, तत् ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो यहां भी स्मरण का बोध हो रहा है कि हाँ हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो एक में वाक्य का अर्थ है और एक में स्मरण का अर्थ है, इसीलिए यहाँ पर जो आ है ना, यहाँ पर गित वाला आ नहीं है, अंगित वाला आ है। तो ये भी एक अच वाला है और निपात है, इसीलिए इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो आ प्लस ए प्राप्त था, संधि नहीं हुई। यहाँ भी आ प्लस ए संधि हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि दूसरे स्थानों पर क्या है, गित वाला जो आ है वो भी हमें दिखाई पड़ता है। जैसे आ ईशत उष्णम, है ना, आ ईशत उष्णम, अर्थात आ का मतलब क्या होता है, इसको बता रहे हैं कि ईशत के अर्थ में जब होता है तो उष्णम, अर्थात थोड़ा गर्म है कोई चीज, है ना, थोड़ा गर्म है। तो थोड़े के अर्थ में ये हमें दिखाई देता है। आ का मतलब थोड़े अर्थ में जब ये प्रकट होता है, प्रयोग होता है, आ उष्णम, अर्थात थोड़ा गर्म है, तो उसको ओष्णम ऐसा बोलते हैं। ठीक है। एक तरफ था आ और एक तरफ था ऊ, उष्णम का ऊ, है ना। आ उष्णम, ओष्णम, अर्थात इसमें आद गुणा से गुण संधि की प्राप्ति हो गई। क्यों क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर गित वाला अ है। गित वाला क्यों है, क्योंकि वहां ईशत अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है। ईशत अर्थ में था, इसीलिए यहाँ पर इसकी संधि हो गई, आ प्लस ऊ बराबर ओ, ओष्णम ऐसा बन गया। तो ओष्णम का मतलब क्या हुआ, कि थोड़ा गर्म, है ना, थोड़ा सा गर्म ऐसा, थोड़ा सा उष्ण। ठीक है जी। तो इन इन सूत्रों को आप सभी को ध्यान रखना है। एक और छोटा सा सूत्र है, इसको भी देख लेते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये है ओत। ओत सूत्र क्या कहता है, कि ओ अंतिम में होगा जब, ओ अंतिम में हो जिनके, ऐसे भी जो निपात होते हैं ना, तो ये भी प्रगृह्य
संज्ञक ही कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक निपात है अहो और आगे इसके आगे ईशाह, अर्थात अहो, अच्छा अच्छा ये सब यहाँ के मालिक हैं, हेड है, तो इसी को बोलते हैं हहो ईशाह। तो इसके अंतिम में देखिए ओ है और इसमें ई है, तो यहाँ भी एचो यवायावह प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसमें संधि का निषेध हो गया क्योंकि ये प्रगृह्य संज्ञक हो जाता है। ठीक है, तो ओथ मतलब ओ अंतिम में हो जिस निपात के, उस निपात का भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है जी, तो चलिए अब बस 3-4 सूत्र हैं, इनको पढ़ करके हम लोग अगली वाली क्लास में जो है उसमें हम लोग कदम रखेंगे। हल संधि को हम लोग पढ़ेंगे शीघ्रता से, ये वाली संधि थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए इसमें टाइम लग गया। हल संधि वाले को शीघ्रता से हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे।